हेलो टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप? होप यू आर डूइंग वेल। हम लोगों ने इंडियन सोसाइटी की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर दी थी। डिस्कशन के लिए ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक चल रहा था और आपने देखा भी जो आपके क्वेश्चंस यूपीएससी मेंस में पूछे गए हैं, ग्लोबलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। बिकॉज जब आप सिलेबस खोल कर देखते हो तो डायरेक्ट टॉपिक ग्लोबलाइजेशन का लिखा हुआ है और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप ये भी देख रहे होगे कि ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट को लिंक कर दिया जाता है डिफरेंट डायमेंशन से, जैसे ग्लोबलाइजेशन एंड इम्पैक्ट ऑन द वुमेन, ग्लोबलाइजेशन एंड इम्पैक्ट ऑन द कल्चर एंड ट्रेडिशन, ग्लोबलाइजेशन एंड द इम्पैक्ट ऑन द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के ऊपर लिंक करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया भी था कि न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हो तो ग्लोबलाइजेशन एंड इससे एसोसिएटेड कोई डायमेंशन पर बातें कही जा रही हैं तो उसको आप स्टडी करो, क्योंकि वो एक पोटेंशियल क्वेश्चन है जो आपके मेंस में पूछे जा सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है सो दैट आप आइडेंटिफाई कर सके कि क्या हमारे लिए रेलेवेंट है टॉपिक के रिस्पेक्ट में, और उसके लिए सिलेबस का ज्ञान होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको बात बताते रहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखिए, पढ़िए, उसको राइट करिए, ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर बने कि हाँ, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या पोटेंशियल बन सकती है अगर इस टॉपिक से फिर से क्वेश्चंस बनने हैं तो। तब जाके आपका जो दिमाग है वो पार्टिकुलर डायरेक्शन में काम करेगा जिस डायरेक्शन में यूपीएससी क्वेश्चन पूछना चाहती है। तो सीधी सी बात यही है। तो बिना देरी किए हुए हम अपने लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए और आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, बिकॉज टेलीग्राम चैनल पर हम लोग डेली बेसिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो आंसर्स है वो डिस्कस करते हैं, ताकि आप की जो तैयारी है वो सही डायरेक्शन में जाए और जो एक प्रकार से होते हैं ना मॉडल आंसर के रूप में, वो भी आपको मिलती जाए और आप अपने आंसर सबको रिव्यू करो। बिकॉज 5 मिनट लगेंगे पढ़ने में और ये 5 मिनट कहीं ना कहीं आपको एक आंसर दे देगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो इसी आधार पर मैंने ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी शुरू करवाई है। तो आप जो है डेली बेसिस पे उसे देख सकते हो, समझ सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इससे पहले हमने क्या डिस्कस कर लिया था? इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन और उसका इम्पैक्ट। और इम्पैक्ट की बात हमने कही थी तो निगेटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों हमने देखा था। जैसे फॉर एग्जांपल हमने फैमिली एंड मैरिजेज तक डिस्कस कर लिया था कि फैमिली एंड मैरिजेज पर ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा है, पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, निगेटिव एस्पेक्ट क्या है। और इन सब को आप आसानी से लिंक कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए कोई ये बड़ी बातें होगी नहीं। आप आराम से ये सब चीज़ें अपने आसपास में फील कर रहे होगे, समझ रहे होगे। तो ये सब हमने डिस्कस किया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चर एंड ट्रेडिशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा कर देखोगे तो कल्चर एंड ट्रेडिशन पर ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट पूछे ही गए हैं और इसका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन डिफरेंट डायमेंशन को डेफिनेटली प्रभावित करता है, लेकिन आप सोचिए कि अगर वो कल्चर एंड ट्रेडिशन को प्रभावित करता है तो कहीं ना कहीं जो इंडिजीनियस कल्चर है उस पर भी खतरा आएगी, है कि नहीं है? जैसे यूनेस्को जो आपका वल्नरेबल लैंग्वेज का लिस्ट जारी करता है, उसमें बहुत सारे इंडियन लैंग्वेजेस वल्नरेबल लिस्ट में आ गए हैं। कहने का मतलब ये कि धीरे धीरे वो लैंग्वेज हो सकता है एक प्रकार से गायब हो जाए। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक से। सबसे पहले आपको ये बताना है कि कल्चर और ट्रेडिशन में क्या अंतर होता है, ताकि आप समझ सको कि आगे जो भी हम डिफरेंट डायमेंशंस डिस्कस करने वाले हैं उसे आप समझो। लेकिन आप बताओ कल्चर एंड ट्रेडिशन में क्या डिफरेंसेस होता है? तो आप सोच रहे होगे कि हाँ, कल्चर इज ए वे ऑफ लाइफ, तो ट्रेडिशन भी तो एक वे ऑफ लाइफ है। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब हम कल्चर की बात करते हैं, इट्स ए वे ऑफ लाइफ जो एक प्रकार से आइडेंटिटी देता है किसी भी कम्युनिटी को या फिर ग्रुप ऑफ पीपल को या फिर सेक्शन ऑफ पीपल को। समझ में आया? जैसे हम कल्चर की बात करते हैं, हिंदू कल्चर की बात करते हैं, तो इसमें आपके सोशल बिहेवियर
लोगों के क्या होंगे वो सब भी डिसाइड होती है। साथ ही साथ किस प्रकार के कस्टम्स है, किस प्रकार की लैंग्वेजेज है, इंडिजीनियस लैंग्वेजेस सब निकल कर आती है। तो ये सब कल्चर के पार्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से हम ट्राइबल कल्चर की बात करते हैं तो उनकी अपनी कस्टम्स होती है, उनकी अपनी ट्रेडिशंस होती हैं, उनकी अपनी इंडिजीनियस लैंग्वेजेज होती है। तो ये ट्राइबल कल्चर के पार्ट हो गए। उसी प्रकार से आप ये भी देखते होंगे कि डिफरेंट रिलीजन में जो आर्किटेक्चर का स्ट्रक्चर है वो भी वेरी करता है। जैसे हम लोग इंडियन कल्चर में बात करते भी ये मॉस्क के स्ट्रक्चर की बात करें, आपने पढ़ा भी होगा कल्चर में कि किस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, या फिर हिंदू टेम्पल के स्ट्रक्चर की बात करें तो किस प्रकार का आर्किटेक्चर का मॉडल होता है। तो समझ में आ रहा है, दिस ऑल आर ए पार्ट ऑफ कल्चर, और ये हमें विजिबल हो जाती हैं जब हम बाहर देखते हैं, समझते हैं। तो ये सब बातें हैं। साथ ही साथ म्यूजिक की ही बात कर लो, आर्ट पेंटिंग सब की बात कर लो, तो ये सब भी आपके कल्चर के ही हिस्से हैं। तो कल्चर की अगर हम बात करें तो देख सकते हो इट्स ए अम्ब्रेला टर्म। यहाँ पर आप देखिए, है ना, इट्स ए अम्ब्रेला टर्म। इसमें डिफरेंट कम्युनिटीज के लैंग्वेजेज या फिर सोशल बिहेवियर, कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं, किस प्रकार की विचारधारा है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे कल्चर ही डिसाइड करते हैं। वैल्यू सिस्टम क्या हमने रख रखी है, प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, रिलेशनशिप। जैसे अगर हम बात करें कि हमारा जो इंडियन कल्चर है या फिर एशियन कल्चर की बात करें, तो जो आपका जॉइंट फैमिली है ना, या फिर फैमिली इंस्टीट्यूशंस, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहता है। हम लोग एक साथ रहने का प्रयास करते हैं, अपने दुख सुख बांटने का प्रयास करते हैं। लेकिन वेस्टर्न कल्चर की अगर हम बात करें तो बेसिकली वहाँ पर एक प्रकार से आइसोलेशन का कल्चर होता है कि हम अलग तुम अलग, दिस दैट। समझ में आ रहा है? तो ये बातें निकल कर आती है। उसी प्रकार से कस्टम्स, रिचुअल्स, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, ये सब कल्चर का पार्ट है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, जो कल्चर है वो अम्ब्रेला टर्म है। और जब हम बात करते हैं ट्रेडिशन की, तो यहाँ पर आप देखो रिचुअल है, कस्टम्स है, ये बेसिकली और कुछ नहीं, ट्रेडिशंस के ही एग्जाम्पल है। बिकॉज ट्रेडिशन का अगर हिंदी मीनिंग हम देखें तो परंपरा होता है, और परंपरा हमेशा एक प्रकार से जो सदियों से चलती आ रही एक्टिविटीज है उसको ही कंटिन्यू रखता है, उसी को हम परंपरा कहते हैं। ठीक है। जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज में वेरियस फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, या फिर डिफरेंट रिलीजन में वेरियस फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, वो सब कहीं ना कहीं ट्रेडिशन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है। साथ ही साथ मैरिज के क्या रिचुअल्स होंगे, या फिर जो आपका जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट रिचुअल्स होते हैं, तो वो सब भी ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स का ही पार्ट है। तो होप यू अंडरस्टूड। तो इन द सेंस अगर हम कहें तो ट्रेडिशन जो है ना, इट इज़ ए पार्ट ऑफ कल्चर। कल्चर एक बहुत बड़ा टर्म है, और इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, सोशल बिहेवियर, वैल्यूज़, आपका लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, आर्ट, आर्किटेक्चर, ये सब चीज़ें कल्चर के अंदर निहित हो जाती हैं। तो जब ग्लोबलाइजेशन आएगा तो इन सारे डायमेंशन पर प्रभाव करेगा ही करेगा। समझ में आया? लैंग्वेज पर भी प्रभाव कर सकता है, हमारे जो सोशल थिंकिंग है, थॉट्स, उनको भी प्रभावित कर सकता है, हमारे वैल्यू सिस्टम को भी प्रभावित कर सकता है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि आपका ग्लोबलाइजेशन के कारण हमने पढ़ा भी है ना कि जो आपका जॉइंट फैमिली का कल्चर था वो न्यूक्लियर फैमिली की तरफ आ रहा है। तो क्या इम्पैक्ट हुआ, हमारे इंडियन कल्चर पर प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? बिल्कुल पड़ा। तो आप ऐसे समझिए। साथ ही साथ बहुत सारे कस्टम्स जो पहले इंडियन कल्चर में हुआ करती थी, अब वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। वो सब भी चीज़ें हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो, और भी इसको डिटेल से समझने के लिए मैंने एक डायग्राम निकाला है इंटरनेट से, आप देख सकते हो, कल्चर वर्सेस ट्रेडिशन। तो बेसिकली कल्चर जो है कलेक्टिव टर्म है टू आइडेंटिफाई द आइडियाज, कस्टम्स एंड सोशल बिहेवियर ऑफ ए पार्टिकुलर पीपल या फिर सोसाइटी। बिकॉज जो कल्चर है वो बेसिकली किसी सोसाइटी के हो सकते हैं, किसी पार्टिकुलर पीपल के हो सकते हैं, और ये बेसिकली उनके आइडियाज, कस्टम, सोशल बिहेवियर सबको डिसाइड करता है। और कल्चर जो है वो एक वास्ट एरिया है, यानी कि अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंतर्गत डिफरेंट डायमेंशंस इंक्लूड हो जाते हैं।
साथ ही साथ कोई भी पार्टिकुलर कल्चर ऑब्जर्व किया जा सकता है अमंग ए पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। बिल्कुल सही। डिफरेंट कास्ट में डिफरेंट कल्चर्स हो सकते हैं, डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट कल्चर्स हो सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सब चीज़ें हैं। साथ ही साथ कल्चर जो है, ये ध्यान रखना है आपको, इट इज़ क्रिएटेड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय से वेरियस कम्युनिटीज एक साथ बेसिकली कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं, उनका जो एक प्रकार से वे ऑफ लाइफ बन जाता है, वो सब एक्टिविटीज़, तो वो कल्चर के रूप में तब्दील हो जाते हैं और वो चलते रहती हैं आगे, है ना, पास ऑन होती है। जबकि हम ट्रेडिशन की बात करें तो ये भी एक प्रकार से आइडिया और बिलीफ है जो पास ऑन किए जाते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। लेकिन ट्रेडिशन की बात करें तो इट इज़ ए पार्ट ऑफ कल्चर। कल्चर तो बहुत बड़ा डायमेंशन है और कुछ ट्रेडिशंस यूनिक हो सकते हैं कुछ फैमिलीज के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात बताएं कि हो सकता है किसी फैमिली में ये ट्रेडिशन चलता हो कि आपको अगर बाहर जाना है तो बेसिकली आपको बड़ों का आशीर्वाद लेना है, या फिर आप विदेश नहीं जा सकते, फॉरेन नहीं जा सकते। समझ में आया? तो इस प्रकार की पहले कल्चर प्रचलित होती, पर मतलब पहले ट्रेडिशन प्रचलित होती थी। अब तो चलो ये सब चीज़ें हट रही हैं। तो जो ट्रेडिशन है वो कैन बी क्रिएटेड बाय द इंडिविजुअल्स एज वेल, ये बातें तो हैं। तो हमने ये डिस्कस किया। आप हमें 4-5 एग्जांपल्स कल्चर के, ट्रेडिशन के बताइए। वैसे तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, लेकिन आप भी कुछ दिमाग लगाइए, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करिए, सोसाइटी को ऑब्जर्व करिए और आप एग्जांपल्स हमें निकाल कर दीजिए। बिकॉज इन सब चीज़ों में जितना ज़्यादा एग्जांपल्स आप ध्यान में रखते हो उतनी ज़्यादा आपकी क्लियरिटी बनेगी। ठीक है, तो होप आपका जो डाउट रहा होगा कल्चर वर्सेस ट्रेडिशन का वो क्लियर हो गया होगा एंड अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो चलिए अब चलते हैं, टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। तो जब हम बात करते हैं इंडिया की तो आपको पता है बंकेट ऑफ फ्लावर्स। बंकेट ऑफ फ्लावर्स मतलब क्या? गुलदस्ते। गुलदस्ते में आप देखते हो बहुत सारे फूल हैं, डिफरेंट कलर्स हैं। तो ये जो डिफरेंट कलर्स के फूल हैं ये आपके रिलीजन को, लैंग्वेजेज को, ट्रेडिशन को, कस्टम्स को, म्यूजिक, आर्ट, आर्किटेक्चर सबको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो गुलदस्ता जो एक प्रकार से सजा हुआ हमें दिखता है एक साथ, जो सब फूल को पिरो कर रखी हुई है, जो एक प्रकार से ब्यूटीफुल दिखता है, वो बेसिकली इंडिया का एग्जाम्पल है। तभी तो कहा जाता है इंडिया इज ए नेशन जहाँ पर आपका डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज, डिफरेंट ट्रेडिशंस, कस्टम्स, म्यूजिक, आर्ट, आर्किटेक्चर विराजमान हैं, वो मौजूद हैं, जो एक प्रकार से हमारे ब्यूटीफुलनेस को और ज़्यादा इन्हेंस करती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट या फिर डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज वेरिएशंस वी आर ए यूनाइटेड वन। यही तो फीचर है ना भारत की, यूनिटी अमंग इस डाइवर्सिटी। तो जब हम इस रिच कल्चर को एनालाइज करते हैं विद द ग्लोबलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, हम ये अब देखने लगे हैं कि वेस्टर्नाइजेशन या फिर वेस्टर्न कल्चर का जो पंच होल्स है वो हमें इंडियन कल्चर में देखने को मिल रहा है। ठीक है, कहने का मतलब आप भी देख रहे होगे कि बहुत सारे वेस्टर्न कल्चर्स को एडॉप्ट किए जा रहे हैं। जैसे लिविंग रिलेशनशिप सबके एग्जांपल्स हमने लिया था, ठीक है, आसानी से अब डाइवोर्स सब हो जाते हैं। तो एक प्रकार से जो क्रेडिबिलिटी है मैरिजेज की, वैल्यू सिस्टम है मैरिजेज की, वो सब भी डिग्रेड हो रही है। ये जो आपके किटी पार्टी सब हैं वो सब भी किसका प्रभाव है? ग्लोबलाइजेशन का या फिर वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव है। तो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग जो हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो यहाँ से आप सारे एग्जाम्पल समझ जाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल फैमिली स्ट्रक्चर। फैमिली स्ट्रक्चर में क्या बदलाव आया है? सीधी सी बात है, जो आपका इंडियन कल्चर होता था वो जॉइंट फैमिली वाला होता था, लेकिन धीरे धीरे आप देख सकते हो विद द कमिंग अप ऑफ द ग्लोबलाइजेशन एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न कल्चर, कहीं ना कहीं अब हम जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जाते जा रहे हैं। जो व्यक्ति अर्बन एरियाज में काम करने के लिए जाते हैं तो बेसिकली वहाँ पर आप देखोगे जो आपके पर्सन होते हैं उनकी वाइफ होती है और उनके बच्चे होते हैं। बाकी उनके जो माता पिता है वो गांव में रहते हैं या फिर अपने जो लोकल इनहेबिटेंट वाले एरियाज है वहाँ पर रहते हैं, क्योंकि एक दलील दी जाती है कि
जो भी बुजुर्ग हैं उनको अर्बन एरिया में मन नहीं लगेगा। और ये थोड़ा स्वाभाविक भी है कि लंबे समय से वो जिस जगह पर रहे हैं उस जगह से उनका रिश्ता नाता है, और अचानक से अगर वो दूसरे जगह चले जाते हैं तो मान के चलिए कि उनको मन ही नहीं लगेगा। समझ में आया आपको? तो धीरे धीरे इस प्रकार की चीज़ें बनती जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्मॉल फ्लैट कल्चर की। भाई साहब एक लंबा सा हाइट वाला फ्लैट है, लेकिन उस फ्लैट में इतने ज़्यादा छोटे छोटे रूम हैं कि कैसे व्यक्ति सरवाइव करे। और इतना ही नहीं, कॉस्ट भी आपका मल्टीपल टाइम्स होता है। जैसे आप देखते ही हो, जब आप दिल्ली में रह रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो कितनी ज़्यादा रेंट होती है। ठीक है, अलोंग विथ न्यूक्लियर फैमिलीज ब्लूमिंग अप। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद मैरिज वैल्यूज़, तो मैरिज जो है वो भी अपनी वैल्यूज़ खो रही हैं। कैसे आपको ये एविडेंस से पता चलता है? बिकॉज बहुत सारे डाइवर्स केसेस बढ़ने लगे हैं, एक्स्ट्रा मैरिशियल अफेयर्स की चीज़ें रिपोर्ट आ रही है। उसके बाद ये भी आप देखो, ईगो फैक्टर इनटू द इंडियन यूथ इज अगेन ए प्रोडक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ईगो फैक्टर मतलब समझते हो कि भाई साहब हम ही हैं, हमसे ताकतवर धरती पर कोई नहीं है, हमसे सब नीचे है। ये है एक प्रकार से ईगो फैक्टर। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, ऐसा कहा जा रहा है। उसके बाद सोशल वैल्यूज की बात करें तो सोशल वैल्यूज पहले आप देखो एक प्रकार से रिस्पेक्ट होता था बुजुर्गों के लिए। पहले जो है पैर छूकर प्रणाम किए जाते थे, अब मॉडल चेंज हुआ, अब हम घुटने तक आ गए। अब कुछ समय बाद वो भी मॉडल चेंज होगा, अब घुटने से ऊपर आएंगे। फिर कुछ समय होगा जब हम प्रणाम करना ही भूल जाएंगे, है ना। नमस्ते वाला कल्चर हुआ करता था कि नहीं, वो सब अब धीरे धीरे हाय हेलो वाला कल्चर में बदल रहा है कि नहीं। हम भी जब आपको पढ़ाते हैं तो यहाँ पर हेलो माय डियर फ्रेंड्स बोलते हैं। चलो ठीक है, कोशिश करेंगे कि नमस्ते बोला जाए। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। तो पीपल हैव लॉस्ट द सोशल वैल्यूज एंड चीयरफुल ब्लेसिंग्स ऑफ टुगेदरनेस। चीयरफुल ब्लेसिंग्स ऑफ टुगेदरनेस को समझने का प्रयास अगर करें तो आप समझो कि जब कोई व्यक्ति एक प्रकार से अपने फैमिली में सफलता प्राप्त करता है, तो पहले क्या होता था कि हाँ, एक पॉजिटिव नज़रिए से देखा जाता था, एक प्रकार से सब सभी की ब्लेसिंग्स सामने आती थी। लेकिन अब क्या है, अब लोग बेसिकली जेलस फील करते हैं, है ना, कि भाई साहब वो तरक्की कर रहा है, इतने पैसे कमा रहा है, इस प्रकार की फीलिंग्स निकल कर आती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो बदल रही है धीरे धीरे। उसके बाद एडल्ट्री की बात कर लो, एडल्ट्री वाले भी चीज़ें निकल कर आ रही है, यानी कि शादी से पहले ही फिजिकल रिलेशनशिप बना लेना। साथ ही साथ रेप और सेक्सुअल एब्यूज केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। वो सब भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव माइंड की ही देन है। ठीक है, और ये सब इंडिजिनियस कल्चर में तो है नहीं, आपको ही पता है। तो ये सब भी कहा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन के ही इम्पैक्ट का कारण है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन फूड। इम्पैक्ट ऑन फूड यानी कि पहले हम लोग क्या खाते थे, शुद्ध आहार करते थे। लेट्स से कि आपका राइस हो गया, दाल हो गया, या फिर आपके जो भी हरी भरी सब्जी हम खाते थे, आज वो सब रिप्लेस हो रही है किससे? जंक फूड आइटम से, है ना। चाउमीन और पता नहीं क्या क्या है, पिज्ज़ा है, बर्गर है, जो भी है। और इसके कारण हेल्थ डिसऑर्डर्स भी निकल कर आ रहे हैं। उसके बाद लैंग्वेज पर भी इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, लैंग्वेज पर भी इम्पैक्ट हुआ है, यानी कि हम लोग एक प्रकार से इंग्लिश बोलने में गर्व महसूस करते हैं। अभी अगर हम ढाई ढाई इंग्लिश आपके सामने बोलने लगे तो आपको लगेगा कि भाई साहब कितना ज्ञानी बैठा हुआ है, खाक ज्ञानी बैठा हुआ है। बेसिकली स्पोकन इंग्लिश का अगर हम कोर्स कर ले और चार बात इंग्लिश में बोलते, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो ज्ञानी है। तो एक फीलिंग सी बन गई कि हाँ, इंग्लिश बोल रहा है तो मतलब वो महाज्ञानी है, उसके सामने हम सब कुछ नहीं है। तो ये सब फीलिंग जो है कहीं ना कहीं हमारे जो मदर लैंग्वेज है ना, उसको कमज़ोर करती है। ठीक है, हम अपने ही लैंग्वेज पर, हम अपने ही कल्चर पर गर्व महसूस नहीं करते। हमें लगता है कि हम काफ़ी ज़्यादा वीक हैं एज कम्पेयर टू द डेवलप नेशन। ये सब चीज़ें निकल कर आती है, और हम जो है ज़्यादा ही रिस्पेक्ट देने लगते हैं अदर कंट्री के लैंग्वेज को। जैसे फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश सीख लो, और उसके बाद आप एम्प्लॉयमेंट पालो जाके विदेश में। ये सब भी चीज़ें चलती है, समझ में आया? और आजकल तो इस प्रकार की लैंग्वेजेस की भी ट्रेनिंग स्कूल्स में दी जाती है। तो ये सब क्या इंडिकेट करता है
कि भाई साहब हम खा इम्पोर्टेंस देते हैं इंडियन लैंग्वेजेज को। ठीक है, ये बातें निकल कर आती है। चलो उसके बाद एग्रीकल्चरल डाउनफॉल। इंडिया वॉज प्रीडोमिनेंटली एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, ये तो आपको ही पता है ना, भारत हमेशा से एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री रहा है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन और एमएनसी के आने के बाद जो फार्मिंग की वैल्यूज है वो कम हुई है, और यंगस्टर्स फार्मिंग पर अब फोकस नहीं करते हैं। बिकॉज एक प्रकार से ये फीलिंग निकल कर आती है कि फार्मिंग इज ए सेमफुल प्रोफेशन, फार्मिंग में कौन जाता है यार, इसमें कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, इस प्रकार की फीलिंग्स है। तो जाहिर सी बात है यंगस्टर तो पूरे तरह से छट गए ना फार्मिंग से, तो बच्चे बुजुर्ग सब तो वो बेसिकली फार्मिंग करते हैं। तो ये सब चीज़ें निकल कर आती है। तो एग्रीकल्चर डाउनफॉल क्यों? बिकॉज ग्लोबलाइजेशन और जो आपका चकाचौंध वाला कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर, वो हमें ज़्यादा आकर्षित करता है कि हम उस प्रकार का लेविश लाइफ स्टाइल जिए, है कि नहीं है? तो कहीं ना कहीं हम अपने ही कल्चर पर एक प्रकार से कॉन्फिडेंट नहीं है, जबकि हमारी कल्चर अगर हम बात करें तो सदियों पुराने से चलती आ रही है। और अध्यात्म जो है ना, अध्यात्म का जो कल्चर है इंडियन कल्चर में, ये मान के चलो कि सबसे बड़ी ताकत है हमारे इंडियन कल्चर की। ये बातें निकल कर आती है। चलो ठीक है। इंक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट एंड इमर्जिंग हेल्थ इश्यू, कैसे ये आपका इमर्जिंग हेल्थ इश्यू का कारण बढ़ रहा है जो ग्लोबलाइजेशन है आपका? तो बेसिकली जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट्स किए जाते हैं एमएनसी के तरफ से, वो सब बेसिकली कोई बड़ी स्किल्ड बेस्ड जॉब नहीं देती है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो इंडिया में जो आपके वर्कफोर्स है उनके लिए क्या काम देती है? टेलीकॉलर वाला। हाँ सर नमस्कार, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो भाई साहब इस प्रकार से जो आपका इंडियन यूथ है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, एक बड़ा अचीवमेंट कर सकता था लाइफ में, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। हाँ सर मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो समझ रहे हो कि आगे की भविष्य एक प्रकार से उनकी वीक सी हो गई है। तो ये सब बातें निकल कर आती है। एलोंग विथ आप देख सकते हो इंडियंस आर लूजिंग देयर हेल्थ, देयर स्टेटस एंड स्लोली गेटिंग टू द एज ऑफ इकोनॉमिक स्लेवरी ड्यू टू दीज एमएनसीज, है ना? बिकॉज एमएनसीज बेसिकली वो रोजगार देते हैं, तो एमएनसी जो बोलेंगे, जो डायरेक्शंस देंगे वो इनको करने पड़ते हैं, और ओवरनाइट ओवर वर्क ये सब करने पड़ते हैं। तो इसके कारण उनका हेल्थ पर भी प्रॉब्लम आता है। और इतना ही नहीं, ये देखो ना, आपके जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे, हम इंडियन प्रोडक्ट खरीदते ही कहाँ हैं? जैसे मोबाइल फ़ोन की ही बात कर लो, तो पहले तो एक दो मोबाइल फ़ोन्स इंडियन कंपनी की होती थी, अब तो वो भी नज़र नहीं आती। जैसे माइक्रोमैक्स सब होती थी, वो सब गायब हो गई है। अब जो है जगह जगह पर आपको चाइनीज़ प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। ये सब आम बातें हैं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं जितनी ज़्यादा हम यूँ कहो डिपेंडेंट हो गए दूसरे देशों के ऊपर या फिर दूसरे देश की कंपनियों पर, उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक स्लेवर ही बनेगी ना हमारी। बिकॉज हमारा जो बार्गेनिंग पावर है वो वीक हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, इकोनॉमिक स्लेवरी एक अच्छा कीवर्ड है। ठीक है। उसके बाद यूनिफाइड वर्ल्ड कल्चर, तो यानी कि अब जो है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो डिफरेंट कल्चर्स एक प्रकार से इंटीग्रेट होते जा रहे हैं। तो यूनिफाइड वर्ल्ड कल्चर का हमें एक नज़रिया देखने को मिल रहा है। बिकॉज लोग एक देश से दूसरे देश मूव कर रहे हैं, ठीक है, अपने कल्चर वहाँ पर स्प्रेड कर रहे हैं, या फिर जो टूरिस्ट आते हैं दूसरे देश से हमारे देश में, वो भी हमारे कल्चर को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो आपका लार्ज स्केल इमिग्रेशन एंड ट्रांसनेशनल वर्कफोर्स है, इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ट्रांसनेशनल वर्कफोर्स मतलब क्या? कि भाई साहब एक कंट्री से निकल कर तो दूसरे देश में जाते हैं वर्क करने के लिए, ये होता है ट्रांसनेशनल वर्कफोर्स। तो ये तो तभी संभव होगी ना जब ग्लोबलाइजेशन होगा। तो ये सब बातें हैं। और इस प्रकार से कल्चर का भी डिस्पर्सेशन होता है, यानी कि डिस्पर्शन होता है, स्प्रीड होता है अक्रॉस द वर्ल्ड, लीडिंग टू यूनिफाइड वर्ल्ड कल्चर। तो इंडिया इज ऑल्सो ए नॉट एक्सेप्शन। along with changing in the greeting style, तो यही बात मैंने आपको बताया था। हेलो नमस्ते, यानी कि नमस्ते या फिर समथिंग सिमिलर इन द रीजनल डायलेक्ट होते थे। लेकिन आज आप देखो जैसे ही फ़ोन करोगे हेलो निकल कर आता है कि नहीं निकल कर आता है? नमस्ते नहीं बोलते, हेलो बोलते हैं। तो क्या है, हाय बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, हु आर यू, इस प्रकार से फीलिंग्स निकल कर आती है। ठीक है। तो ग्रीटिंग स्टाइल में भी बदलाव आया है।
वल्नरेबल ओल्ड कम्युनिटी। वल्नरेबल ओल्ड कम्युनिटी इन द सेंस कि हमने देखा कि सोशल वैल्यूज़ हमारी कमज़ोर हो रही है, हम रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं अपने बुज़ुर्गों को, जो हमारे पेरेंट्स हैं वो सब बेसिकली आइसोलेशन फील करते हैं। तो इन सब के कारण ओल्ड एज होम्स ये सब की संख्या बढ़ती जा रही है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं एक दिक्कत की ही बात है। जबकि हमारे कल्चर में एक सबसे बड़ी चीज़ें रहती थी कि स्ट्रॉन्ग फैमिली इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर हम सब साथ रहते थे और अपने फीलिंग्स दुख सुख को शेयर करते थे। आज वो सब चीज़ें दूर होती नज़र आ रही है, बिकॉज हमें अपने रिलेशंस को समझने का समय ही नहीं मिलता। इतनी ज़्यादा हम अपनी तरक्की के पीछे भाग रहे हैं, है कि नहीं। उसके बाद देख लो चेंज इन द मैरिज अलाइंसेस में भी चेंज आया है। ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, कह सकते हो कि इंटरकास्ट मैरिजेज ये सब अब कॉमन हो रही हैं, ठीक है। एंड इंडियन फेस्टिवल्स यानी कि पहले तो हम चलो इंडियन फेस्टिवल्स ही हम सेलिब्रेट करते थे, अब हम बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स भी सेलिब्रेट करते हैं, जैसे फ्रेंडशिप डे, क्रिसमस डे, वैलेंटाइन डे, फादर डे, मदर डे, दिस डे, डैड डे। इस प्रकार से हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भी एक प्रकार से आपका चेंज देखने को मिला है, ठीक है। तो इंडिया इज चेंजिंग एंड इंटीग्रेटिंग विद द वर्ल्ड। तो ये सब कॉमन पॉइंट्स है, इसमें तो समझने की दिक्कतें नहीं आ रही होंगी आपको। बस आपको सुनते रहना है, आसानी से समझते रहना है, लिंक करते रहना है, चीज़ें आसान होती ही चली जाएंगी। उसके बाद फैमिली लाइफ। तो फैमिली लाइफ में आप क्या देखो कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो मार्शल स्पेस को भी अफेक्ट कर रहा है, यानी कि जो वर्क है वो फोर्स कर रहा है मैरिड कपल को कि भाई सब सेपरेट लाइफ्स आप जिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे अब वोमेन भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं, तो जो कपल जिनकी शादी हो चुकी है, महिलाएं भी वर्क कर रही हैं, पुरुष भी वर्क कर रहे हैं। अब हो सकता है महिलाओं का जॉब किसी दूसरे लोकेशन पर हो, पुरुष का जॉब किसी दूसरे लोकेशन पर हो। तो इस प्रकार से मैरिज के बाद भी जो कपल है वो अलग अलग रह रहे हैं, ठीक है, साथ नहीं रह पा रहे हैं। साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनका भी सही से केयर नहीं हो पा रहा है। तो ये सब चीज़ें निकल कर आ रही है ना। वर्क इज फोर्सिंग मैरिड कपल टू लीड सेपरेट लाइफ अवे फ्रॉम ईच अदर ओवर ए लॉन्ग टाइम। तो जो एक प्रकार से सोशल ट्रस्ट बनना चाहिए, एक प्रकार से जो सोशल रिलेशंस बनने चाहिए, जो इमोशंस बनने चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं बन पाती। और इसके कारण आप देखोगे कि बहुत सारे क्लेश घर पर या फिर फैमिली में निकल कर आने लगती है। जैसे एग्जांपल भी दिया जाता है फॉर दोज इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हु आर वर्किंग ओवरसीज इन द यूके, यूएस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इसवेयर। ये सभी बातें जैसे होता है ना कि कोई विदेश चले गए कमाने के लिए, अर्न करने के लिए, लेकिन उनकी जो वाइफ है वो इंडिया में ही है, तो एक प्रकार से सेपरेशन हो गया ना। तो ये भी कहीं ना कहीं मेजर बोटलनेक है किसके लिए। इकोनॉमिक टर्म्स में देखें तो चलो ठीक है, पैसे कमा रहे, पैसे आ रहे, सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन अगर हम सोशल टर्म्स में देखें तो फैमिली लाइफ के लिए तो पॉजिटिव नहीं है। ये बात भी आप समझ रहे होगे। तो इस प्रकार से हमने चीज़ें को समझा। कहाँ से हमने शुरुआत की थी, कल्चर एंड ट्रेडिशंस को जाना, साथ ही साथ इम्पैक्ट क्या हो रहा है इंडियन कल्चर का, ट्रेडिशन का ग्लोबलाइजेशन के रिस्पेक्ट में। तो फैमिली कल्चर में हमने देखा मैरिज वैल्यूज, हमने देखा एडल्ट्री, देखा इम्पैक्ट ऑन फूड, इम्पैक्ट ऑन लैंग्वेज, एग्रीकल्चरल डाउनफॉल। उसके बाद इंक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट एंड इमर्जिंग हेल्थ इश्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये भी देखो, जब हम दूसरे देश की कंपनियों पर निर्भर हो जाते हैं तो आप समझिए कि हम एक प्रकार से इकोनॉमिक स्लेवरी के अंतर्गत आ गए हैं। भाई साहब हम खुद अपनी इंडिजिनियस कंपनी को क्यों नहीं क्रिएट कर सकते। हमारे देश में इंजीनियर की कमी थोड़ी ना है, हमारे देश में डॉक्टर सब की कमी थोड़ी ना है। कैपिटल हम एसेस कर सकते हैं, बैंक से सब जगहों से मौका हमें मिल सकता है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव सब है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने आप को वीक महसूस करते हैं, है कि नहीं है। तो हमें लगता है कि भाई साहब नौकरी ही मिल जाए, तो सबसे पहले वही सबसे ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद यूनिफाइड वर्क कल्चर, चेंजिंग इन ग्रीटिंग स्टाइल, वर्नरेबल ओल्ड कम्युनिटी, ये सब चीज़ें हमने देखा। अब चलो रिवाइवल ऑफ कल्चर की बात करते हैं। तो रिवाइवल किस प्रकार से हो रहा है, तो जैसे देख लो रिवाइवल ऑफ योगा। ये जो आपका योगा है 21 जून को एक प्रकार से इंटरनेशनल योगा डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम क्या थी, क्योंकि आज के यूपीएससी ये सभी पूछ लेता है कि भाई साहब जो आपका 21 जून जो योगा डे सेलिब्रेट किया गया, क्या थीम है।
तो उसका थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी है ना, मानवता के लिए योगा। तो इस प्रकार से हम अपने इंडियन कल्चर को रिवाइव कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर। और अध्यात्म है, ये सब एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्रेडिबिलिटी है इंडिया की, जो दूसरे देशों में स्प्रेड हो रही है और लोग इसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। जैसे आर्ट ऑफ लिविंग संस्था जो चलाई जाती है रविशंकर जी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आयुर्वेदिक मेडिसिन को रिवाइव किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देखो, देयर हैज़ बीन ए रिवाइवल ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन इन द कंट्री एज वेल एज आउटसाइड इट। उसके बाद रिलीजियस रिवाइवलिज्म, मतलब अपने रिलीजन को रिवाइव करने का, उसको फिर से वो क्रेडिबिलिटी देने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यूज ऑफ रिलीजन टू अट्रैक्ट द वोटर्स और मोबिलाइजिंग द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। उसके बाद इंक्रीज डिमांड फॉर लोकल, यानी कि जो आपका ग्लोबल मार्केट है वहाँ पर लोकल हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से भी हमारे जो कल्चरल स्टेटस है वो कहीं ना कहीं रिवाइव हो रहे हैं। जैसे हमारे जो एनआरआईज हैं वो सब भी इंडियन प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे और प्रचार प्रसार करेंगे, तो जाहिर सी बात है जो, तो इस प्रकार से बेसिकली हम अपने इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स या लोकल प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ा सकते हैं। अलोंग विथ इंक्रीजिंग ग्लोबल टेररिज्म, ये सबसे बड़ा एंड सबसे महत्वपूर्ण तरीका है फॉर द रिवाइवल ऑफ आवर कल्चर। बहुत सारे दूसरे देश से लोग इंडिया में आते हैं और एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी की तरफ या फिर इंडियन कल्चर ट्रेडिशन को समझने बूझने का प्रयास करते हैं। और ग्लोबल टूरिज्म के बढ़ने के कारण जो लोकल्स हैं, लोकल कम्युनिटीज हैं, वो एफोर्ट कर रहे हैं टू प्रिजर्व देयर डाइवर्सिटी एंड रिवाइव देयर ट्रेडिशंस एज वेल। तो ये सब चीज़ें निकल कर आती हैं। अब चलते हैं ह्यूमनाइजेशन ऑफ कल्चर की तरफ बात करते हैं। तो जब हम बात करते हैं होमोनेजाइ, क्या बात है भाई, होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर, तो इसका मतलब क्या हुआ? होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर का मतलब क्या हुआ कि एक प्रकार से जो आपका कल्चर है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर या फिर डिफरेंट रिलीजन के अंदर या फिर डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल के अंदर, वो सब अब एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं। इसी को तो हम कहते हैं ह्यूमनाइजेशन, यानी कि मिक्सिंग अप ऑफ द कल्चर। समझ में आया? तो बेसिकली ये जो आपका ग्लोबलाइजेशन हुआ है या फिर ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस या फिर इंटरडिपेंडेंस हुआ है, इसके कारण स्टैंडर्डाइजेशन एंड यूनिफॉर्माइजेशन ऑफ कल्चर हुआ है अक्रॉस द वर्ल्ड। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप इंडिया में भी फील कर रहे होगे, चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर एंड राइज इन रिटायरमेंट होम्स एंड कम्युनिटी कल्चर। उसी प्रकार से ह्यूमनाइजेशन इन फूड एंड क्लोथिंग आप देख लो, है ना। जो वेस्टर्न नेशन में जो क्लोथ पहने जाते हैं वो कहाँ पर कॉपी होते हैं? अर्बन एरियाज में। फिर वहाँ से आपका कॉपी होंगे सब अर्बन एरियाज में, फिर टाउन्स में, लोकल टाउन्स में, उसके बाद आप देखोगे रूरल एरियाज में भी आते हैं। तो इस प्रकार से आपका चीज़ें चलती है। along with homogenization in the teaching method like a smart classroom, virtual learning apps, ये सब भी चीज़ें हो रही है। ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन क्लासरूम, सब चीज़ें जो है वो सब भी चलते हुए दिख रही है। along with homogenization of इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लो 196 यानी कि 196 इंडियन लैंग्वेजेज वो डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन है। वही मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही। और ये बेसिकली यूनेस्को का जो एटलस ऑफ वर्ल्ड्स लैंग्वेज इन डेंजर ऑफ डिसअपीयरिंग उसके अनुसार है। तो आप समझ सकते हो कि हम जो है दूसरे देश के लैंग्वेज को प्रेफर दे रहे हैं, तो इसके कारण क्या होगा? हमारी जो इंडिजीनियस लैंग्वेजेज है वो खतरे में आ जाएंगी। और इतना ही नहीं, आप पूरे वर्ल्ड में देख लो ना, इंग्लिश लैंग्वेज का पूरा प्रभाव है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ठीक है। इंडिया में तो बेसिकली जो ब्रिटिश कॉलोनी इस्टेब्लिश की थी और उसका देन है कि इंग्लिश हमारे जो एक प्रकार से कल्चर में लेट से कि निहित हो गया है ना। एंड होमनाइजेशन ऑफ योगा अक्रॉस द वर्ल्ड, ये भी बातें हुई है, विच इज ए कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंडियन लैंड। एंड होमनाइजेशन इन वैल्यूज एंड राइट्स लाइक डेमोक्रेसी, साइंटिफिक टेम्पर, रैशनैलिटी, ह्यूमन राइट्स, चिल्ड्रन राइट्स, बैंकिंग कल्चर, तो इन सब का भी होमनाइजेशन हुआ है, ठीक है। तो ये बातें हैं। उसके बाद हम चलते हैं ग्लोकलाइजेशन ऑफ कल्चर। ग्लोकलाइजेशन ऑफ कल्चर भी एक बड़ा अच्छा टर्म है, इसको समझिए। तो बेसिकली ग्लोकलाइजेशन जो बना है ना, वो बेसिकली दो शब्द से बना है, ग्लोबलाइजेशन प्लस लोकलाइजेशन से। तो बेसिकली इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जो ग्लोबल प्रोडक्ट्स है या फिर फॉरेन प्रोडक्ट्स है,
उसको लोकल ऑडियंसेस में प्रमोट करना, इसी को हम कहते हैं ग्लोकलाइजेशन। इसका सिंपल सा एग्जांपल अगर देखें तो आप देखते हो कि जो मूवीज की डबिंग की जाती है, जैसे हॉलीवुड मूवीज की डबिंग कर दी जाती है वेरियस रीजनल लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, तमिल, इन सब में डबिंग की जाती है कि नहीं की जाती है। तो इन सब डबिंग के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, ग्लोबल प्रोडक्ट्स को हम लोकल ऑडियंस के सामने रख रहे हैं। यही है आपका ग्लोकलाइजेशन। और ये तो मैंने मूवी की बात करी है, बुक्स की भी बात कर सकते हो। बेस्ट सेलिंग बुक्स जो डिफरेंट लैंग्वेजेज में, स्पेनिश, जर्मन, इंग्लिश में आती है, उसको हम ट्रांसलेट करते हैं लोकल लैंग्वेजेज में। तो ये सब आपका ग्लोकलाइजेशन का एग्जाम्पल है। साथ ही साथ आप देख सकते हो ये जो आपका इंडियन वर्जन ऑफ ग्लोबल क्विशाइन, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप देखते होंगे कि जो हमारे देश में नूडल्स मिलते हैं, पास्ता मिलते हैं, ये सब मज़ेदार मसालेदार होते, चटपटी होते हैं, बिकॉज वी इंडियंस लव द स्पाइसी आइटम, है ना। तो इस प्रकार से ये जो फॉरेन प्रोडक्ट्स है उसको मॉडिफाई करके हमारे अनुसार बनाकर हमें वो डिलीवर करते हैं। तो ये भी आपका हो गया ग्लोकलाइजेशन। समझ में आया। उसी प्रकार से देख लो मल्टीपल वेज ऑफ वेयरिंग साड़ी। पहले तो एक ही तरीका होता था, 50 प्रकार से साड़ी, ऐसे पहनो वैसे पहनो। समझ में आया ना, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद phonetics of English language is often based on the speech sounds of the local languages। तो कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो इंडियन कल्चर हैज़ नेवर बीन ऑब्सोलीट, इंस्टेड जो इंडियन कल्चर है वो इवॉल्व हुआ है। बिकॉज जब इंडियन कल्चर की बात करते हैं तो ये आज की कोई देन नहीं है, लंबे सदियों से चलती आ रही और उसमें बदलाव हो रही एक सिस्टम सी डेवलप हुई है। जैसे डिफरेंट रूलर्स आए, डिफरेंट फॉरेन इन्वेडर्स आए, वो सब का कल्चर इंडिया में आया, इंडिया को प्रभावित किया। साथ ही साथ बहुत सारे जो आपके रिलीजन्स को जगह मिली। तो इस प्रकार से मिक्सचर ऑफ कल्चर इवॉल्व हुआ है। ठीक है। तो आवर कल्चर हैज़ द स्ट्रेंथ टू कंबाइन द गुड ट्रेड्स ऑफ फॉरेन एंटिटीज, जिसके साथ भी हम कांटेक्ट में आए हैं। तो जो अच्छी चीज़ें हैं उसको हमने अडॉप्ट किया है, जो खराब चीज़ें हैं उसको हमने इग्नोर किया है, चाहे वो कोई भी कल्चर। इंडिया में देर इज़ ए अमेजिंग कल्चरल डाइवर्सिटी थ्रू आउट द कंट्री। एंड जो भी इंडिया के कोई भी जगह हो वहाँ की अपनी खुद की डिस्टिंक्ट कल्चर्स हैं। ठीक है। एंड अब हमें मोर कॉशियस होना पड़ेगा विद द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, सो दैट हम अपने नेशंस के प्राइड को प्रिजर्व कर सकें, अपनी कल्चर को प्रिजर्व कर सकें एंड मेंटेनिंग द कल्चरल प्रेस्टीज। ठीक है। तो हमने यहाँ तक टॉपिक कवर कर लिया है। अब चलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो हमने आपको बताया है कि इस प्रकार से लिंक कर कर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वोमेन। तो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट क्या हुआ है वोमेन के ऊपर, तो नो डाउट इस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुए हैं काफ़ी अच्छे से। तो बेसिकली ये जो ग्लोबलाइजेशन का वेव है इसने वोमेन के लाइफ को काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव किया है। ठीक है, खासकर डेवलपिंग वर्ल्ड में। क्यों? बिकॉज जो डेवलपिंग वर्ल्ड में वोमेन की स्थितियां हैं वो काफ़ी सही नहीं थी, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के कारण जो आपका वोमेन एम्पावरमेंट हुआ, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज महिलाओं के लिए बढ़ी, रोजगार बढ़ा, उनका इनकम बढ़ा, तो उनकी इंडिपेंडेंसी बढ़ी और ऑटोनॉमी बढ़ी, और वो अपने सोशल लाइफ में इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकती है। तो ये सब कुछ चीज़ें निकल कर आई। समझ में आया आपको? तो वेरियस इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन वोमेन हम देखते हैं। तो एक तो हम पॉजिटिव इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो देख सकते हो जो एवरेज वेजेज है जो महिलाओं को दिए जाते हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है। बिकॉज अब मोर मार्केट अवेलेबल है प्रोडक्ट्स के लिए, तो मोर एंड मोर रोजगार महिलाओं के लिए क्रिएट हो रही है। और साथ ही साथ जितनी ज़्यादा रोजगार क्रिएट होंगी महिलाओं के लिए उतनी ज़्यादा उनकी इनकम बढ़ेगी, वेजेज बढ़ेगी। समझ में आए? जैसे एक्सपोर्ट सेक्टर की ही बात कर लो, तो ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारे प्रोडक्ट्स देश दुनिया भर में पहुंच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इसके कारण जो इंडिया में रोजगार है उसका सृजन हो रहा है, और सिर्फ पुरुषों को ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी इसका फायदा मिल रहा है। ये बातें हो गई। साथ ही साथ दूसरा बेनिफिट क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं। समझ में आए? मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं। साथ ही साथ सर्विसेज सेक्टर, आईटी सेक्टर में बहुत सारी नई नई कंपनियां इमर्ज हो रही हैं, तो वो महिलाओं को भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है।
along with increase in the choices and self confidence। तो बेसिकली जब महिलाएं को एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो फैमिली इनकम तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ ही साथ आप समझने की कोशिश करिए कि जो सोशल चॉइसेस हैं वोमेन की, ठीक है, जैसे लाइफ पार्टनर चुनने हैं या फिर कोई डिसीजन लेना है, इकोनॉमिक डिसीजन लेना है, वो सब का पावर इनके पास आने लगता है। तो इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस और उनकी जो मोरल है वो भी बढ़ती है। along with structural changes in the agriculture production। structural changes in the sense कि आपको ही पता है ना, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के टॉपिक की हमने बात की थी कि किस प्रकार से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो आपका वोमेन अब संभाल रही है धीरे धीरे, बिकॉज जो मेन है वो बेसिकली अर्बन एरिया जा रहे हैं या फिर दूसरे देश जा रहे हैं फॉर द एम्प्लॉयमेंट। तो बचा कौन? महिलाएं। तो बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर को देखती हैं। अब जो आपका कैश क्रॉप है, कैश क्रॉप आपको पता है ना, जो हम बेसिकली कंजम्पशन के लिए नहीं उगाते हैं, जो कमर्शियल पर्पस के लिए हम उगाते हैं, जैसे आपका रबर हो गया या फिर आपका शुगर केन हो गया, ये सब एग्जांपल है कैश क्रॉप के। तो बेसिकली कैश क्रॉप में प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो बेसिकली महिलाएं कैश क्रॉप्स को उगाती हैं बिकॉज वैसे भी इंटरनेशनल मार्केट में कैश क्रॉप का डिमांड काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसके कारण उनको अच्छे वेजेस मिलते हैं, अच्छे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी होती है। तो इससे भी इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन बढ़ती है। तो ग्लोबलाइजेशन ने भी कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल चेंजेस लेकर आया है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, बिकॉज हम जो है मार्केट के नीड को फुलफिल कर रहे हैं और मार्केट में कैश क्रॉप की डिमांड काफ़ी ज़्यादा निकल कर आती है और कैश क्रॉप काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से इनकम भी देता है, ठीक है, हायर मार्केट वैल्यू होती है इसकी। उसके बाद वोमेन इक्वल्स पार्टनर्स इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर। बिल्कुल सही, सर्विस सेक्टर में आप देख लो, वैसे भी आपको पता है सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, मेजोरिटी शेयर तो आपका सर्विसेज सेक्टर का ही है। और सर्विसेज सेक्टर में आप समझने की कोशिश करो, इसमें वोमेन भी जो है वो एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट करती है। जैसे बहुत सारे जॉब्स हैं जहाँ पर वोमेन भी आसानी से एडजस्ट हो सकती है, वर्क कर सकती है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आप देख लो, है कि नहीं है। तो ये सब बातें हैं और यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी भी होती है वर्क फ्रॉम होम का। तो ये भी एक एडिशनल एज होता है महिलाओं के लिए कि जो भी महिलाएं वर्क फ्रॉम होम करना चाहती है तो उनके लिए भी ऑप्शन उपलब्ध हो जाते हैं, जैसे कोविड-19 के दौरान आपने देखा भी होगा। उसके बाद एलपीजी रिफॉर्म्स इन वोमेन की बात करें तो आपको ही पता है ना, एलपीजी से पहले यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से पहले हमारी इकोनॉमी जो है रेस्ट्रिक्टेड थी, वो ओपन नहीं थी टू द वर्ल्ड। लेकिन आफ्टर द एलपीजी रिफॉर्म्स बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आए इन द फॉर्म ऑफ जॉब्स, इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल रिवॉल्यूशन। तो डिजिटल रिवॉल्यूशन ने भी एक काफ़ी बड़ा कमाल किया है, खासकर इंडिया की बात करें तो इसके कारण भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकल कर आई है। एंड वोमेन एजुकेशन की बात करें तो आप देख लो, इंक्रीज एक्सेस टू एजुकेशन एंड राइज इन द वोमेन लिटरेसी रेट। बिल्कुल सही, सबसे बड़ी बात तो यही है कि वोमेन की एजुकेशन बढ़ रही है, क्योंकि एक प्रकार से अवेयरनेस जनरेट हो रहा है। अवेयरनेस जनरेट होगा तो जाहिर सी बात है महिलाओं को भी शिक्षा मिलेंगी और महिलाएं भी इक्वल फुटिंग पर अपने जो राइट्स हैं उसको अवेल कर पाएंगी और वो भी एक बेटर से बेटर ह्यूमन कैपिटल बन सकेंगी अगर उनको मौका मिले तो। और चाइल्ड मैरिज सब की जो सिचुएशन है वो चलो ख़त्म हो रही है, लेकिन अभी भी एजुकेशन सेक्टर में महिलाओं का पार्टिसिपेशन पर फोकस करना ज़रूरी है, बिकॉज प्राइमरी सेकेंडरी पर तो चलो ठीक है कि महिलाएं उनको शिक्षा मिल जाती है, लेकिन हायर एजुकेशन में आप देखोगे तो महिलाओं का प्रोपोर्शन घटता चला जाता है। क्यों घटता चला जाता है, इसके कारण आप हमें बताओ कमेंट सेक्शन में। उसके बाद हम चलते हैं पोस्ट ग्लोबलाइजेशन हेल्थ ऑफ वुमेन, यानी कि जो वुमेन की हेल्थ है उसमें भी सुधार आया है। जैसे फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन की पहुंच हो रही है उनके पास, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज प्रमोट हो रही है, along with एजुकेशन कंबाइंड विद द पॉलिसी इनिशिएटिव्स। इसके कारण टोटल फर्टिलिटी रेट में भी डिक्लाइन हो रही है, मटर्नल मोर्टिलिटी रेट में भी डिक्लाइन हो रही है, एंड IAMR यानी कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में भी डिक्लाइन हो रही है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद वोमेन इन टेक्नोलॉजी, देखो टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन लिंक करके पूछा गया था ना, ग्लोबलाइजेशन इन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर वोमेन इन टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं डायरेक्ट बेनिफिट वोमेन को लेकर आया है, बिकॉज टेक्नोलॉजी के कारण सबसे पहली बात तो ये कि महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर सकती है घर बैठे बैठे आराम से। और इनफैक्ट वॉट, जैसे इनमें बहुत सारी महिलाएं लेक्चर अगर देख रही होंगी तो वो बेसिकली बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी वो हमारे लेक्चर्स को एक्सेस कर पा रही है, या फिर किसी
और टीचर के लेक्चर को एसेस कर पा रही होंगी, तो इससे क्या होगा कि उनकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत होगी, वो जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और वो क्वालिफाई हो सकती हैं और अल्टीमेटली वो भी एक अच्छे पद पर जा सकती हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सब बेनिफिट्स निकल कर आ रही है, ये हम देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी वुमेन एम्पावरमेंट होती है, तो इसके कारण महिलाओं की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती है। तो राइज ऑफ टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू इंटरप्रेन्योरशिप जैसे नेटवर्किंग, ई कॉमर्स, तो इन सब में भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ चढ़ कर दिख रही हैं। लाइफ स्टाइल चेंजेज भी हो रही हैं, एक्सपोज वोमेन टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक डायबिटीज, कैंसर। हाँ, ये बात भी है, ये भी आप समझ सकते हो, लाइफ स्टाइल चेंजेस भी देखने को मिल रही है एमंग द वोमेन एंड वोमेन इन द सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम सिंस ग्लोबलाइजेशन। तो धीरे धीरे अब महिलाएं भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर पा रही हैं। मैंने आपको बताया था कि इतिहास गवाह है कि ज़्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का इंडिया में नहीं हुआ है, चाहे आप एंशियंट इंडिया को ही छान लो या फिर आप मेडाइवल इंडिया को ही छान लो, ठीक है। लेकिन अब चलो धीरे धीरे सोसाइटी में परिवर्तन आ रहा है, हमारे पास संविधान है, संविधान में दी गई महिलाओं को राइट से रिजर्वेशन है, तो इसके कारण पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ रही है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो रहा है, तो वो भी डिसीजन मेकिंग रोल्स और लीडरशिप में आ रही हैं। जैसे एग्जाम्पल भी है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन हैव अबाउट 49% ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन, जो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अभी भी वुमेन अंडर रिप्रेजेंटेड है बहुत सारे क्रूशियल रोल्स में। जैसे अभी पार्लियामेंट में तो कोई रिजर्वेशन है नहीं महिलाओं के लिए, ठीक है, और वुमेन मेंबर्स पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट की जा रही है। 70 लोकसभा की बात करें तो 14% ऑफ द एमपीज आर वुमेन ओनली, ठीक है। उसके बाद फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स, तो बेसिकली जैसे जैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन महिलाओं की बढ़ोतरी होती जा रही है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि महिलाएं भी लेबर फोर्स में काफ़ी ज़्यादा संख्या में आएंगी। बेसिकली यहाँ पर फेमिनाइजेशन नहीं, मुझे लगता है डीफेमिनाइजेशन होना चाहिए, बिकॉज महिलाएं तो लेबर फोर्स में पहले भी पार्टिसिपेट करती थी, जैसे आपका एग्रीकल्चर सब में, लेकिन अब इनके पास और भी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो रहा है इनका। तो बेसिकली बहुत सारी महिलाएं पब्लिक स्पेस में एंटर तो कर रही हैं, अच्छी अच्छी जॉब्स ये प्राप्त कर रही है। तो जाहिर सी बात है, इसके कारण क्या होगा कि जो आपका महिलाएं हैं जो पहले लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करती थी, अब जो है वो और अच्छे अच्छे पद के लिए अप्लाई करती हैं, जॉब प्राप्त करती है और उनके पोजीशन में भी इम्प्रूवमेंट आती है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, रिजल्टिंग इन डीफेमिनाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स, आई थिंक यहाँ डी छोड़ दिया गया है। उसके बाद रूरल वुमेन इन ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन के कारण एम्प्लॉयमेंट का डाइवर्सिफिकेशन रूरल एरियाज में भी हुआ है। कैसे, तो एग्रीकल्चर डोमिनेट करता था, अब बहुत सारे नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स भी आ गए हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद गवर्नमेंट भी बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड जो आपका एम्पावरमेंट स्किल देने का काम कर रही है, तो इससे भी कहीं ना कहीं वुमेन के स्टेटस में सुधार हो रहा है, ठीक है। ये सब बातें हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अर्बन वुमेन इन ग्लोबलाइजेशन, तो बेटर क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है महिलाओं को, साथ ही साथ आईटी सेक्टर का बूम हो रहा है, तो इसके कारण फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जो भी महिलाएं अर्बन एरियाज में रह रही हैं उसमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ दलित वुमेन इन ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो लिटरेसी रेट जो है दलित वुमेन की बढ़ी है, ऐसा माना जा रहा है। अभी देख सकते हो एक डाटा के अनुसार यूनिसेफ रिपोर्टेड 51% दलित चिल्ड्रन ड्रॉप आउट ऑफ एलिमेंट्री स्कूल। कहने का मतलब ये हुआ कि लिटरेसी रेट भले ही दलित वुमेन की बढ़ रही है, लेकिन ड्रॉप आउट रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। 51% ऑफ दलित चिल्ड्रन ड्रॉप आउट होता है एलिमेंट्री स्कूल से, वो भी कहाँ से, एलिमेंट्री स्कूल से ही हो जा रहा है 51%, यानी कि 100 में से आपका 51 तो ड्रॉप आउट कर लेते हैं। तो इसके कारण उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है, शिक्षा अधूरी रह गई तो मतलब उसका इम्पैक्ट जो है उनके लाइफ भर रहेगा। along with decline in caste based occupation in rural India and rise in the class based occupation in urban India। ट्राइबल वुमेन एंड ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बढ़ी है महिलाओं की, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मैकेनिज्म भी बढ़ रही हैं, ट्राइबल रीजन में एजुकेशन बढ़ रहा है, तो इससे भी पॉजिटिव बेनिफिट ट्राइबल वुमेन को हो रही है, इनके हेल्थ केयर में सुधार हो रहा है। लेकिन एक ये बात भी है, इंक्रीज्ड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, जो इम्पोर्ट ऑफ वेरियस गुड्स फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड हमें देखने को मिल रही है, उसके कारण डिक्लाइन हो रहा है
उनके स्पेशलाइज्ड इंडिजीनियस आर्टिफैक्ट्स इंट्रोड्यूस का, यानी कि उनका जो इंडिजीनियस आर्टिफैक्ट्स या फिर जो गुड्स होते थे वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन की तरफ जा रही है, बिकॉज जो इम्पोर्ट है आउटसाइड गुड्स का वो होता जा रहा है। तो अगर हम बात करें निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन वुमेन, अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा पॉजिटिव इफेक्ट्स। पॉजिटिव इफेक्ट्स में हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से एवरेज वेजेस जो है महिलाओं की बढ़ी हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा है, चॉइसेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस आया है, स्ट्रक्चरल चेंजेज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में आया है, वुमेन अब इक्वल पार्टनर्स के रूप में एक्टिव है इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज सेक्टर, एलपीजी रिफॉर्म्स एंड वुमेन की बात हमने की, वुमेन एजुकेशन भी एम्पावर हो रही है, साथ ही साथ हेल्थ ऑफ वुमेन में भी सुधार हो रही है, जैसे एमएमआर या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो सब डिक्लाइन हो रही है। साथ ही साथ वुमेन इन टेक्नोलॉजी, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी वुमेन के एम्पावरमेंट में कंट्रीब्यूट कर रही है। लाइफ स्टाइल चेंजेज हो रही है जो कि एक रिस्क भी है। जैसे लाइफ स्टाइल चेंजेज मतलब क्या हुआ कि वर्क डोमिनेशन के कारण क्या होता है कि हेल्थ पर ध्यान नहीं जाता, तो इसके कारण भी कहीं ना कहीं बहुत सारे क्रोनिक डिजीज भी हो सकते हैं। उसके बाद फेमिनाइजेशन, फेमिनाइजेशन नहीं, हमने डी फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स की बात की है। रूरल वुमेन एंड ग्लोबलाइजेशन, अर्बन वुमेन का क्या इम्पैक्ट हो रहा है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, मतलब ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट अर्बन वुमेन के ऊपर क्या हो रहा है, साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट दलित वुमेन के ऊपर क्या हो रहा है, ये सब हमने देखा। ठीक है, और साथ ही साथ ट्राइबल वुमेन को भी हमने देखा। चलो अब चलते हैं निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन वुमेन। तो इसको समझने की कोई रॉकेट साइंस तो नहीं होगी, आसान से आप समझ जाओगे। ठीक है, और ये टॉपिक आपका यहीं पर ख़त्म होगा। तो बेसिकली वुमेन ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अब जो है महिलाएं हाउस होल्ड वर्क के साथ साथ लॉन्ग वर्किंग आवर्स का भी काम करती है ना। तो इसके कारण क्या हुआ, ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, बेबी केयर करो या फिर आपके पेरेंटल केयर करो, ये सब चीज़ें भी बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ मैरिजेज में डिले हो रहा है, यानी कि अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज खोजने के चक्कर में या फिर जाहिर सी बात है ना, एजुकेशन अगर पाए हो तो आप ढूंढोगे कि हमको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी जॉब मिल जाए, तो उसके लिए क्या करोगे, आप जगह जगह पर अप्लाई करोगे। जॉब अगर मिल जाती है या फिर कंपिटिटिव एग्जामिनेशन की हम तैयारी करते हैं, तो इसके कारण थोड़ा सा जो मैरिज है वो डिले हो जाती है। कोई भी व्यक्ति अगर लंबा एजुकेशन करता है तो मैरिज में डिले आ जाती है। तो इसके कारण क्या होता है, हमारा एक ट्रेडिशन भी कह लो या फिर इस प्रकार की परंपरा बनी हुई है कि अगर ज़्यादा एज होने लगे महिलाओं की तो समाज को चिंता होने लगती है ना, कि भाई साहब कैसे शादी होगी, उम्र बीतता जा रहा है, इस प्रकार का फीलिंग्स निकल कर आता है। ये सब भी एक दिक्कत की ही बात है। तो देख सकते हो, फाइंडिंग ए हस्बैंड लेटर इन लाइफ इज़ नॉट इजी एज इन देयर यूथ। ठीक है, एक्सप्लॉटेशन और वर्क प्लेसेस, ये सब भी घटनाएं घटती है। ग्लोबलाइजेशन एंड इनइक्वलिटीज, यानी कि जेंडर डिफरेंसेस अभी भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। साथ ही साथ जेंडर डिफरेंसेस इन एजुकेशन ये भी देखने को मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल लिमिटेड वोमेन एक्सेसिबिलिटी है न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को लेकर। जैसे एग्रीकल्चर में आप देख लो, बिसाइड हैविंग ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी, एजुकेशन improves farmers capacity to adopt new methods of improving results। बट अगर एजुकेशन लेवल लोअर है तो फीमेल प्रोड्यूसर्स ज़्यादा रुकावटें फेस करती है इन एसेसिंग द इंटरनेशनल मार्केट्स दैन द मेल्स, क्योंकि उनको पता नहीं है कि कैसे हम एक्सपोर्ट करें, क्या परमिशन कहाँ से ले, कैसे हम अपने प्रोडक्ट को ब्रांड करवाएं, मार्केटिंग करवाएं। तो ये सब जब नॉलेज होगा तभी वो एसेस कर पाएंगी और तभी वो जो है अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचा पाएंगी और एसेसिबल बना पाएंगी। साथ ही साथ कमोडिफिकेशन ऑफ वोमेन एलोंग विद कंज्यूमर कल्चर्स भी बढ़ती जा रही है, और कंज्यूमर कल्चर है ना, इसके कारण वोमेन एक्सप्लॉयटेशन एट द वर्क फोर्स, ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स जैसे सिचुएशन महिलाएं फेस कर रही है। अदर इम्पैक्ट्स भी देख सकते हो, प्रोस्टिट्यूशन, अब्यूज, ड्यूरी रिलेटेड सुसाइड, ये सब ट्रेंड देखने को मिलता है। तो कंक्लूजन की बात करें तो देख लो, ग्लोबलाइजेशन महिलाओं को नो डाउट कि एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी देता है लेकिन चैलेंजेस भी देता है। बेसिकली एक कल्चर है इंडिया की भी, एक प्रकार से बिलीफ सिस्टम है कि अगर बहुत सारे लोगों की बिलीफ सिस्टम है कि महिलाएं अगर वर्क करना चाहती है, वर्क करने के लिए चूज करती हैं तो उनके फैमिली और चिल्ड्रन को अफेक्ट करेगा। ठीक है, बट इट्स नॉट ट्रू। वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप क्या सोचते हो, आप अपने कमेंट सेक्शन में अपनी रिस्पॉन्स बता सकते हो। ठीक है, आपका क्या विचार है।
वैसे तो ये लोगों का विचार है, लेकिन आपका क्या विचार है? क्या महिलाएं अगर वर्क करती है तो क्या उनके फैमिली और चिल्ड्रन को इफेक्ट पहुंचता है? और अगर हाँ तो आप अपने कारण बताइए, और अगर ना तो फिर आप अपने कारण बताइए। जनरली मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रकार का आंसर ड्यूल होता है, यानी कि बैलेंस आंसर होते हैं। ठीक है, वही बात है। तो कहीं ना कहीं हमें एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन करने की ज़रूरत है इंडियन सोसाइटी में। पैट्रियार्कल माइंडसेट को हटाने की ज़रूरत है, और जो महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम बढ़ती जा रही है उसको भी कर्व करने की ज़रूरत है। ठीक है, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज महिलाओं को प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, बिकॉज संविधान भी हमारा इक्वल अधिकार देने की बात करता है। ठीक है, और ह्यूमन राइट्स के तो हम फॉलोवर हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी इक्वल राइट्स की बात होती है। तो फ्रेंड्स, ये हमने पूरा लेक्चर डिस्कस किया, और आगे के लेक्चर में हम इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन यूथ की बात करेंगे। युवा पर क्या ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव हुआ है, टिकटॉक वाला प्रभाव क्या, देखते हैं, डिस्कस करेंगे। सो कैसा लग रहा है आपको लेक्चर सीरीज, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपने रिस्पॉन्स हमें देते रहे। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर सीरीज के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हम ऐसे ही आपकी मदद करते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।